हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतुराज। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। 5 दिसंबर है आज। तो 5 दिसंबर के दिन क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी ये हम जानेंगे। आज की डेट में क्या प्रमुख करंट अफेयर्स हैं वो सब जानेंगे। तो इन क्वेश्चंस को और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ अंत तक बने रखिए जिससे कि आपको इन वीडियोस के आंसर, इन क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में मिलते रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले जान लेते हैं कि देश और दुनिया के इतिहास में 5 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक एक करके हम सारी जानेंगे। 5 दिसंबर के दिन सन 1955 में लंबी दूरी की टेलीफोन कॉल को घर तक पहुंचा देने के लिए एसटीडी सेवा जो है 1955 में स्टार्ट की गई थी। कहने का मतलब ये हो गया कि जो एसटीडी सुविधा जो है टेलीफोन की, जो एक जगह से दूसरी जगह की जाती है, जिसको बोला जाता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बोला जाता था। ये सुविधा जो है 1955 में चालू की गई थी। सन 1946 में भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना की गई थी। 5 दिसंबर को ही भारत के अंदर होमगार्ड संगठन जो होता है, जो लोकल पुलिस जो होती है, जो अंदर भारत के अंदर जो जो लोकल होता है वहाँ के कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया था, स्थापना की गई थी, जिसको होमगार्ड बोला जाता है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, आजादी के पहले। चलिए आगे बात करेंगे 1971 में। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में मान्यता दी थी। सन 1974 में माल्टा राज्य गणराज्य घोषित बना था। सन 1992 में भारत के अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा जो है वो गिरा दिया गया था, और इसके बाद से ही भारत के अनेक हिस्सों में दंगे भड़क उठे थे। तो 5 दिसंबर के दिन ये एक घटना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वजह से अगले दिन से 6 दिसंबर के बाद से लगातार पूरे भारत में कई जगह पे दंगे भड़के थे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास भी है, जिसको लेकर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, और जिसमें जो आरोपी थे उनको सजा का प्रावधान किया। और साथ ही साथ में जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, तो उस वहां पर वापस भगवान राम जी का मंदिर बनाने के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बता दिया कि ये जो जमीन थी एक्चुअल में रामलला के लिए ही थी। चलिए 2000 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज बुश के पक्ष में फैसला दिया था। जैसे कि अभी हाल ही में चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि जो अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति हैं रिसेंट में, डोनाल्ड ट्रम्प, ये अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। हार गए हैं, उसके बाद भी ये वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे उन्होंने याचिका लगाई है अपने चुनाव को लेकर। वैसे ही उस टाइम पे भी 2000 के टाइम पे जो नए राष्ट्रपति बने थे जॉर्ज बुश, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ही पक्ष में फैसला सुनाया था, और वो फिर राष्ट्रपति वहां के बने थे। तो ये तो हमने देख लिए 5 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं थी। वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पर। तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। क्योंकि जो हमारी क्लास है रोज सुबह 6 बजे रहती है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में प्रथम स्थान पर कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारतीय स्टेट बैंक या फिर टाटा मोटर्स। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में से प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी पहुंच गई है। चलिए इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स और जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, फॉर्च्यून इंडिया ने हाल ही में देश की 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट जारी की। इस सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप पर रही है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दूसरे स्थान पर है। इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का स्थान तीसरे स्थान पर है। साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी जो बैंक कंपनी है स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ये चौथे स्थान पर रही है। तो यहाँ पे हमने चारों स्थान देख लिए कौन कौन सा। पहला हो गया हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी जी की कंपनी। दूसरे नंबर पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तीसरे नंबर पे ऑयल एंड नेचुरल गैस। और साथ ही साथ में चौथे नंबर पे अब है भारतीय स्टेट बैंक, भारत की सबसे बड़ा बैंक जो कहलाता है वो। चलिए आगे बढ़ेंगे।
निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बना है? ऑप्शन है आपके पास अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या फिर हार्दिक पांड्या। चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें। निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? चलिए आंसर कमेंट में दीजिए। और दोस्तों आपसे निवेदन है फिर से कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिए आंसर, और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन को क्लिक करिए और लाइक जरूर करिए। चलिए आंसर है यहाँ पे विराट कोहली। भारत के कप्तान विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय कप्तान ने 12,000 रन एक दिवसीय रन बनाने के लिए 242 पारियां चुनी हैं, जिसमें से 251 मैच इन्होंने खेले हैं, जो दिग्गज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड में 58 कम है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 12,000 रन जो हैं सचिन तेंदुलकर बनाने के लिए इन्होंने 300 मैच जो है उन्होंने खेले थे को टोटल। परंतु यहाँ पर हाल ही में जो भारतीय कप्तान जो है विराट कोहली ने मात्र 242 मैचों में ही 12,000 रन बना लिए हैं। सचिन तेंदुलकर को इस रिकॉर्ड पर पहुंचने के लिए 300 एक दिवसीय मैच खेलने पड़े थे, 309 मैच खेलने पड़े थे। चलिए आगे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं, क्योंकि उन्होंने वनडे में 12,000 रन 312 पारियों में खेले हैं, 323 मैच के साथ में। तो यहाँ पे हमने तीनों देख लिए। एक नंबर पे विराट कोहली जिन्होंने 242 पारियां खेली हैं 251 मैच के साथ में, 12,000 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर 300 पारियां खेली हैं 309 मैचों में। और फिर उसके बाद है हमारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग जिन्होंने 314 पारियां खेली हैं 323 मैचों के साथ में। सबसे ज्यादा 12,000 रन बनाने वालों की यहाँ पे लिस्ट हमने यहाँ पे देख ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दिव्यांग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 मार्च, 12 अप्रैल, 20 जून या फिर 3 दिसंबर। चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व विकलांगता दिवस या विश्व विकलांग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर के दिन विश्व विकलांग दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस दिन को मुख्य रूप से दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। साल 1992 के बाद से ही दुनिया भर में विश्व विकलांग दिवस जो है वो मनाया जाने लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये हैं मीर जफरुल्लाह खान जमाली। आपको बताना है कि ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, इराक या फिर ईरान। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चलिए इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व पीएम मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। जमाली ने नवंबर सन 2002 से लेकर जून 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। जमाली पाकिस्तान में पीएम के पद पर बलूचिस्तान के पहले और एकमात्र चुने हुए शख्स थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर सन 2017 में मैच फिक्स कराने में आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये है, आप खिलाड़ी देख सकते हैं एनरिक लोपेज। इनके बारे में बताना है कि 2017 में मैच इन्होंने एक फिक्स किया था जिसको लेकर इनको कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है आपके पास 7 साल, 5 साल, 8 साल या फिर 3 साल। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। उनमें कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है एनरिक लोपेज के ऊपर, जो कि 2017 में इन्होंने एक मैच को फिक्स किया था? चलिए इसका आंसर है 8 साल। 8 साल के लिए इनके ऊपर
प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में एक मैच इन्होंने फिक्स किया था, जिसके आरोप में इनको 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने कहा कि लोपेज इस दौरान कोई भी आधिकारिक टूर्नामेंट नहीं खेल सकेंगे। उन पर $25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। लोपेज साल 2018 में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ 152वीं रैंकिंग तक पहुंचे थे, लेकिन कभी किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह नहीं बना पाए थे। तो 2018 के कैरियर में सबसे सर्वश्रेष्ठ इनकी जो रैंकिंग थी 154 थी, और अभी तक इन्होंने कोई भी ग्रैंड स्लैम में अपनी जगह नहीं बनाई है। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड या फिर हरियाणा। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। ये बहुत अच्छा काम किया है, बता रहे किस सरकार ने 5वीं से लेकर 8वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। तो मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा से मतलब यहाँ पे सभी को नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन रखी है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना है कि किस स्टेट की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। चलिए इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए एक योजना बनाई है, जिसके अनुसार कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को डिजिटल एजुकेशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सुविधा में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो मेनली इनके लिए ही ये सुविधा चालू की गई है। सरकारी स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और जो गरीब तबके के विद्यार्थी हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रकार का लैपटॉप, मोबाइल या फिर जो भी स्टडी के लिए जरूरी चीजें वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई है कि भाई आप पढ़िए, हम आपको सुविधाएं देंगे, हम आपको टैबलेट दे रहे हैं, आप पढ़िए। चलिए आगे बात करेंगे। किस देश की सरकार ने घोषणा की कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? चलिए आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जिसकी सरकार ने यह घोषणा की है कि वो लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक देने की घोषणा करेगी, प्रदान करेगी। ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, नेपाल या फिर पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने यह घोषणा की कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ब्रीफिंग मीडिया, कैबिनेट सचिव खांडकर अनवारुल इस्लाम ने कहा कि सरकार ने पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII से ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक देने के लिए सहमति दे दी है। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है तीसरा, 8वां, 9वां या फिर 10वां। चलिए इसका आंसर दीजिए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है भारत को? 8वां स्थान मिला है भारत को। 8th रैंकिंग है भारत की। इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को इराक के बाद आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित करता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 ने मूल भारत के लिए 8 नंबर पर जगह बनाई है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे बात करी जा रही है अफगानिस्तान, फिर उसके बाद फिर इराक की बात की गई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में सुधार के बावजूद दक्षिण एशिया ने दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक मौत दर्ज की है। चलिए आगे बात करेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक बनाए गए? ऑप्शन है आपके पास आलोक बत्रा, सुखवीर सचदेव, राजीव चौधरी या फिर भंवरलाल सिंह। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। किस व्यक्ति को सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक में चुना गया है? चलिए इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी।
सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी का स्थान लिया। हरपाल सिंह जिनको हाल ही में सेना में नए इंजीनियर इन चीफ के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर पहले जो हरपाल सिंह जी थे वो मौजूद थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर उनका प्रमोशन कर दिया गया। अब ये बन गए हैं इंजीनियर इन चीफ भारतीय सेना के अंदर। और उस पद पर जो पद है हमारा सीमा सड़क संगठन का जो महानिदेशक का पद है, उस पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा, अंतरराष्ट्रीय शू कंपनी जो है बाटा के नए ग्लोबल सीईओ बनाए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास श्रीदेव रघुनाथन, नरेंद्र घोष, शिशपाल चौधरी या फिर संदीप कटारिया। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। उनमें अंतरराष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के नए ग्लोबल सीईओ बनाए गए हैं। ग्लोबल सीईओ बोल रहे हैं वर्ल्ड का, जो पूरे वर्ल्ड में जो कंपनी जो ऑपरेट करती है उसका जो सीईओ बनाया गया है, किसको बनाया गया है? चलिए इसका आंसर है संदीप कटारिया। संदीप कटारिया, ये आप देख सकते हैं इनकी फोटो। संदीप कटारिया जी को जूता कंपनी जो है अंतरराष्ट्रीय जूता कंपनी वर्ल्ड शू कंपनी बाटा जो है बहुत फेमस ब्रांड है, इसका ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। अब कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा ने संदीप कटारिया को तत्काल प्रभाव से अपने ग्लोबल सीईओ बना दिया गया है। कटारिया अभी तक बाटा इंडिया के सीईओ थे। ये इंडियन जो कंपनी जो है बाटा कंपनी जो है जो इंडिया में ऑपरेट करती है उसके सीईओ थे, और वह नसार्ड की जगह लेंगे। इसकी जगह पे कौन थे? पहले नसार्ड थे। इसके साथ ही 49 साल के कटारिया उन विशिष्ट भारतीयों की लिस्ट में, जमात से मतलब लिस्ट है, शामिल हो गए हैं जो ग्लोबल कंपनियों में प्रमुख पद पर हैं। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, अल्फाबेट से मतलब यहाँ पे गूगल से है, ध्यान रखिएगा। जो गूगल कंपनी जो है, जो गूगल कंपनी इसकी पेरेंट जो कंपनी है, मतलब जो मेन कंपनी है वो अल्फाबेट है। मास्टर कार्ड के अजय बंगा, आईबीएम के अरविंद कृष्णा आदि शामिल हैं। तो ये उन लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो कि भारतीय होने के साथ साथ ग्लोबल कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उसमें सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के एम्बेसडर बने? ऑप्शन है आपके पास सलमान खान, सोनू सूद, AR रहमान या फिर सोनू निगम। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। किस व्यक्ति को हाल ही में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के एम्बेसडर बनाया गया है? चलिए इसका आंसर है AR रहमान। AR रहमान जी को बनाया गया है। अब कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ऑस्कर विजेता AR रहमान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और सम्मान दे दिया गया, जो कि क्या है? बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इंडिया पहल का एम्बेसडर बनाया गया इनको। रहमान को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, बाफ्टा का फुल फॉर्म ये हो गया हमारा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ने अपनी पहल ब्रेक थ्रू इंडिया का एम्बेसडर चुना है। बाफ्टा ने यह पहल नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर कर रहा है। इसके तहत भारत में ऐसे कलाकारों की खोज करना है जो प्रतिभाशाली हो और उनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, कुछ टैलेंट हो, उनके बारे में खोजना, पता करना, ये इनका काम है। इसको लेकर इन्होंने एक ब्रेक थ्रू इंडिया नाम का एक प्रोग्राम चालू किया है या एक मिशन चालू किया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? AR रहमान जी। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू।